इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आज टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ टू कॉइल्स, दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस प्रॉपर्टी अपोजेस द चेंज इन करंट इन वन कॉइल बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट इन द सेकंड कॉइल। अगर आपने एक करंट के अंदर किसी तरीके से करंट को चेंज किया तो इस म्यूचुअल इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से वो सेकंड कॉइल जो है वो इस चेंज को अपोज करेगा। सेकंड कॉइल जो है वो इस चेंज को अपोज करेगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज दो कॉइल्स रखते हैं। एक कॉइल है जिसको आपने कनेक्ट किया है विद बैटरी हैविंग अ स्विच, अनदर कॉइल इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट एनी करंट इफ देयर इज एनी पॉसिबल, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसके स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके अंदर से करंट पास होगा। आप जानते हैं कि अगर सोलेनोइड के थ्रू करंट पास हो तब उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और सेंटर में तो हम ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लेते हैं, बट ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो एक्चुअली क्या दिखा रही है कि ये ऐसे घूम के आ रही हैं। बिकॉज आपको याद हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है दे विल हैव अ पैटर्न सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट इन सोलेनोइड। सोलेनोइड के केस में ऐसा होता है उत्तर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो काफी एरिया कवर करेंगे। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं वो डेफिनेटली एसोसिएटेड होंगे विद द सेकंड कॉइल, तो जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ प्राइमरी कॉइल और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अगर आप प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट पास करवाते हो तो डेफिनेटली प्राइमरी कॉइल की करंट की वजह से वहां प्रोड्यूस होएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ करंट passes through primary coil, then it produces magnetic field। तो भैया वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी उस तरह से तो वो डेफिनेटली एसोसिएट होंगी विद द सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल की एक प्रॉपर्टी है कि भैया अगर प्राइमरी कॉइल में आपने ये करंट कांस्टेंट रखा तब तो कोई इश्यू नहीं है उसको, लेकिन अगर आप करंट वेरिंग करते हो, वेरी का मतलब कम या ज्यादा करते हो, तब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक करंट इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट सो इंड्यूस्ड विल अपोजेस द चेंज इन अ करंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब जैसे इसके थ्रू आप पास करवाओगे करंट तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी वो डेफिनेटली एसोसिएटेड होंगी विद द सेकेंडरी कॉइल। सो हम लिख सकते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी। अब अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है सेकेंडरी कॉइल के साथ तो डेफिनेटली तो मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंडरी कॉइल 2 लिख लो। ठीक है जी। ये अगर करंट वेरी करेगा तो उसके हिसाब से वो भी वेरी करेगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट कॉइल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअली क्या डिपिक्ट करेगी? ये डिपिक्ट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया भी वेरी करेंगी। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स दिस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट कौन सा पुत्र? I1। ठीक है जी। तो प्राइमरी कॉइल की वजह से वेरिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंड कॉइल आल्सो वेरीज। तो यही तो हमारा रूल था, याद कीजिए कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल का ये डिपेंड करता है फर्स्ट कॉइल के करंट के ऊपर। करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम। ठीक है जी। तो ये पाया गया कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है देन वी हैव टू पुट अ वैल्यू m हियर। सो व्हाट इज m? m इज द
coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance M. So M जो है वो एक्चुअली डिपेंड करेगा आपके कॉइल के सेपरेशंस के बीच में, आपके कॉइल की ओरिएंटेशन के ऊपर और आपके कॉइल की लेंथ या ये कह लीजिए डायमेंशंस के ऊपर। तो पुत्र कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट जो आपने यूज किया है, ठीक है जी। और याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये दोनों क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आप यूनिट की बात करेंगे यूनिट, तो वो क्या होगी? सेम जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की थी हेनरी, तो यहां से m इज इक्वल टू 5/I लोगे पुत्र, इट कैन आल्सो रिटन एज वेबर पर एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर। तो इस हिसाब से आपके पास जो यूनिट्स हैं 5 की हेनरी होगी। और अगर आप करंट, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप करंट इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो करंट हमेशा अपोज करेगा अपने अराउंड चेंजेस को। यानी कि अगर आपने यहाँ पे करंट इंक्रीज कराया तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को फर्दर इंक्रीज ना होने दें। करंट डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो उसको सपोर्ट करेगा, जस्ट लाइक ओल्ड कंसेप्ट्स। तो पुत्र जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, अगर आपको वो कैलकुलेट करना तो आपको पता है फेराडेज लॉ के हिसाब से फॉर्मूला है ईएमएफ इक्वल टू -d∅/dt। नेगेटिव साइन शोज कि जिधर को मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है सर। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें 2 मिनट के लिए। सो ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू d∅ टोटल कितना है पुत्र? m into I। सो m into I/dt, m कांस्टेंट है बाहर हो गया, di/dt। तो इस हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं दैट कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1। यानी कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी then the EMF induced into the secondary coil is equal to the coefficient of mutual inductance। ये बाय डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है जी। अगला जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली प्लेस्ड लॉन्ग सोलेनॉइड्स। लेट्स सपोज आपने एक सोलेनॉइड ली जिसकी लेंथ L है, रेडियस R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। अब दूसरी जो सोलेनॉइड है वो कोएक्सियल है, तो मैं उसका डायग्राम पूरा ना बना के छोटा दिखाता हूं आपको। तो लेट्स सपोज कर लीजिए यहां से आपकी दूसरी सोलेनॉइड है ये, ठीक है जी। तो इधर लिखते हैं हम इसका रेडियस R2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट N2 और लेंथ जो है इसकी सेम है L। तो क्लियर हुआ। अब जैसे ही आपने कोएक्सियल सोलेनॉइड रखा तो लेट्स सपोज कर लीजिए आप अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक कॉइल के थ्रू करंट को पास करवाएंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगेन एसोसिएटेड होगी सेकेंडरी कॉइल से। सपोज ब्लू कलर की सेकेंडरी कॉइल है, तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और अगर आपका करंट वेरिंग होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे भी ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट या ईएमएफ जो है वो अपोज करेगा चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर भी करंट चेंज ना हो इसलिए वो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। समझो पहले। अब उधर सपोज आप एज्यूम करते हो फर्स्ट कॉइल के थ्रू करंट जो है वो I1 वेरिंग करंट I1 पास होगा। जैसे करंट I1 पास होना शुरू होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द सोलेनॉइड 1। कितना फॉर्मूला होगा जी? म्यू0 n into I के हिसाब से म्यू0 n1 into I1। n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन फर्स्ट कॉइल, ठीक है। अब लेट्स सपोज यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एसोसिएटेड होगी विद द सेकेंडरी कॉइल जो अंदर पड़ी है।
ठीक है जी। तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे हम थ्रू ईच टर्न इन द सेकंड सोलेनॉइड। तो फॉर्मूला क्या होगा पुत्र, बी डॉट ए, बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट सोलेनॉइड की वजह से प्रोड्यूस हुई, और ए एरिया ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड। सो b1 into a1 इट इज म्यू नॉट n1 i1 into पाई into r2 का स्क्वायर। अब आप फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल निकालिए। सो दैट इज इक्वल टू, यू कैन से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। एक टर्न के थ्रू जो फ्लक्स आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कैपिटल एन, ठीक है, सेकंड के लिए निकाल रहे हो आप उत्तर। तो फाई टोटल इज इक्वल टू से n2 इनटू लेंथ इज इनटू ये फॉर्मूला म्यू नॉट n1 i1 पाई r2 का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल ली है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होती है कैपिटल एन। तो लेट्स सपोज मैं सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ, तो कैपिटल एन, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को ऐसे निकालते हैं। तो कैपिटल एन इजिकल टू n2 into l हो जाएगी। तो यानी कि ये सेकंड कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी, है ना। तो वही मैंने निकाल लिया टोटल फ्लक्स। अब अगर आपको टोटल फ्लक्स पता लग गया है तो आपको ये भी पता है, इसको इकट्ठा करके लिखें। सो टोटल फ्लक्स इजिकल टू म्यू नॉट n1 n2 into l, या पहले इकट्ठा लिखो, पाई r2 स्क्वायर इंटू l इंटू i1 पुत्र, ठीक है। अब आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला स्टडी किया, फाई टोटल इज इक्वल टू m इंटू i1 ऑल्सो, ठीक है जी। दोनों को कंपेयर कर दें, अगर कंपेयर करोगे i1 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर इंटू l। सो दिस कुड बी द फॉर्मूला फॉर coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction in terms of the two coaxially placed long solenoid, mu naught n1 n2 pi r2 square into l। समझ आ गया? तो उत्तर, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे दो कंसेंट्रिक कॉइल्स का। सपोज एक कॉइल ब्लैक पेन से हमने ड्रॉ की है जिसका रेडियस r1 है, और दूसरी कंसेंट्रिक कॉइल है जिसका रेडियस r2 है और r1 की वैल्यू r2 से ज्यादा है। अच्छा जी, अब सपोज इसके अंदर करंट पास कराया हमने एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड्स, ठीक है जी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, जिसको मैं प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल बोल देता हूँ 2 मिनट के लिए, ये फर्स्ट कॉइल है, ठीक है जी, फर्स्ट कॉइल। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट द सेंटर, वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन r1। फॉर्मूला याद कीजिए, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए होता था। तो अब इसका रेडियस a नहीं है, r1 है, मैंने वो पुट कर दिया। अब यही मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है विद द सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल आएगा। फॉर्मूला b1 इंटू a2। b1 इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके थ्रू जो पास कराएगी नंबर ऑफ लाइंस को, उसको आप कह रहे हो φ2, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जो यहां से इतने से एरिया से निकल रही हूं, ठीक है पुत्र। तो फॉर्मूला क्या होगा, b इंटू ए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने एंगल 0 लिया, ठीक है। अच्छा, सो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई अपॉन r1 इंटू पाई इंटू r2 का स्क्वायर। अगर फ्लक्स इतना आ गया, फ्लक्स आपके पास इतना आ गया है, तो आपको पता है दैट टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो इक्वल टू m इंटू आई। ये आपने यहाँ पे करंट आई लिया ना, तो मैंने i1 नहीं लिखा है। तो अब देयरफॉर दोनों को कंपेयर करें, देन यू विल गेट m इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई कट जाएगा, इंटू पाई r2 स्क्वायर अपॉन r1। क्या ये फॉर्मूला आता है जी? आई से आई कट जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पुत्र कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिनोटेड बाय k, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ m इंटू L1 इंटू L2, m अपॉन L1 इंटू L2 का अंडर द रूट। m क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। L1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, और L2 है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल। अब पहली बात याद रखिए, k इज ऑलवेज लेस देन 1। कितना कितना होगा, ये 3 केस देखिए। सबसे पहले अगर दो कॉइल्स कोएक्सियल हैं तो k की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर दो कॉइल्स को पैरेलल में रखा हुआ है साथ साथ में,
इन दैट केस के की वैल्यू जो होगी वो लेस देन मैक्सिमम होगी, लेस देन मैक्सिमम होगी। अगर आपने दो कॉइल्स को एक दूसरे के इस पैटर्न में रखा, ठीक है ना, इन दैट केस, ऐसे केस के अंदर के की वैल्यू मिनिमम होगी। और याद कीजिए सीरीज के जब हमने लास्ट लेक्चर किया था तो उस केस के अंदर आपको बताया था कि के को हम 1 ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज। अगर के यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 ना हो तो जैसा मैंने अभी आपको बताया सीरीज के अंदर हमने एज्यूम किया होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो क्या है 1, ठीक है जी। जिसकी वजह से ये फॉर्मूलेशन आते हैं आपके कि अगर दोनों करंट्स में दोनों कॉइल्स में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जो आएगा दैट इज L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा देन इट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ M। L1 L2 और M क्या है वो आपको बताया जा चुका है। और ये कैपिटल L क्या है, ये होंगे रिजल्टेंट इंडक्टेंस, रिजल्टेंट सेल्फ इंडक्टेंस। सीरीज केस के अंदर ये आपने याद रखने हैं।